Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास 54 रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की, इसमें अब हम एक नया इंडियन पॉलिटी का टॉपिक शुरू करेंगे। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट जो प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक है आई कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक है इसके लिए भी हमें 2-3 क्लासेस एज यूजुअल लगेगी एक टॉपिक पूरा करने में, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। जैसे कल का जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक था वो थोड़ा छोटा था तो वो एक ही क्लास में हो गया। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम एक जनरल डिस्कशन पहले कैरी ऑन करेंगे, उसके बाद वील बी मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड द ओथ एंड अफर्मेशन एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी द पीएम एंड सो ऑन। फिर जो हमारी अगली क्लास रहने वाली है इसी टॉपिक के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, उसमें हम पावर्स, फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहले हम हेडिंग्स डाल लेते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो व्हेन वी स्टडीड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी से दैट ही और शी इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन। बट जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हम लिख लेते हैं। प्रेसिडेंट होते हेड ऑफ द स्टेट, इज द नॉमिनल हेड। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम असली सेंस में देखें तो जो सारी पावर्स जो एक्सरसाइज करते हैं एंड जो रियल सेंटर ऑफ पावर होती है वो हमारे प्रेसिडेंट ना हो कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को उनका पोर्टफोलियो देते हैं। बस प्रेसिडेंट तो नाम के ही लिए उनको सिलेक्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हीं मिनिस्टर को किसी भी तरीके का कोई पोर्टफोलियो देते हैं जो उनको प्राइम मिनिस्टर कहता है देने के लिए कि हाँ जो ये वाला मिनिस्टर है आप इसको ये वाला पोर्टफोलियो दे दीजिए। तो मतलब इस एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो असली पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही एक्सरसाइज कर रहे होता है, नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ही और शी जो भी वो है वो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करी जाती है, उनको पावर में कैसे लेकर आया जाता है। तो इसके 5 पॉइंट्स है, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इन 5 पॉइंट्स के हम एक छोटे छोटे हेडिंग लिख लेंगे जिससे आपकी नोट्स मेकिंग में हेल्प हो जाएगी। तो जब आप अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स आवर प्राइम मिनिस्टर। कि मतलब हमारे जो आर्टिकल का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है उसके हिसाब से जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। बट असलियत में क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो उस मिनिस्टर को, उस कैंडिडेट को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं हु इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, जो भी वो इलेक्शंस के थ्रू आए होते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट, जब हम अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पार्टी है लोकसभा की एंड वो एज अ मेजोरिटी पार्टी मर्ज नहीं हो पाए, कोलिशन फॉर्म हो गई, या फिर जो लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा होगी एंड जो उसका लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चूज कर सकते हैं। पर इसमें कंडीशन क्या होती है कि
उसको जो कैंडिडेट को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज करा जाता है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है, एंड वो 1 महीने के अंदर अंदर ही लेना होता है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं गैदर कर पाता अपने सपोर्ट में, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर नहीं रह सकता। तीसरा केस ये होता है कि दैट पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड अगर वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लाइक वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, तो अगर उसको जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है फॉर द टाइम बिंग, तो वो उसको एक 6 महीने का टाइम स्पैन देते हैं कि इस 6 महीने के पीरियड में आप खुद को एज अ मेंबर ऑफ या तो लोकसभा बनाओ या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में खुद को लेकर आओ। चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने ऑफिस में है, ऑफिस में इन द सेंस कि वो अपनी सर्विस कर रहा है, उसको सिलेक्ट करा हुआ है, बट किसी भी कारण की वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर तो जो पार्टी है वो खुद से ही एक सामने नया लीडर ले आए कि अब हमारा ये पार्टी का फेस होगा एंड आप इसको अगला प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, अगर तो वो कोई ऐसे लीडर को खड़ा कर देते हैं अपने प्रेसिडेंट के सामने, तो उस सिनेरियो में तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कुछ नहीं कर सकता एंड उनको उन्हीं लीडर को पीएम बनाना पड़ता है। बट अगर जो पार्टी है वो किसी भी ऐसे कैंडिडेट को लीडर के तौर पर नहीं लेकर आती है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चूज कर सकते हैं। एंड लास्टली वी सी कि ये तो हमने सारी लोकसभा की ही बात कर ली। लास्ट में हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कोई अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो आइए अब हम इन पॉइंटर्स को लिख लेते हैं। अपॉइंटमेंट की हमने बात करी, सबसे पहले हमने आर्टिकल 75 की बात करी है, जिसमें हमने बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं पीएम को, who is the leader of majority party in Lok Sabha। लोकसभा के लिए मैं LS लिख रही हूँ। दूसरा हमने ये बोला है कि अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती है तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से किसी को भी पीएम चूज कर सकते हैं, वो हमने डिटेल में पूरा मेंशन कर लिया है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो वो कैंडिडेट है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। चौथी हमने डेथ की बात करी थी कि अगर ऑफिस में रहते दौरान किसी पीएम की डेथ हो जाए तो क्या हो गया, एंड पांचवा हमने ये डिस्कस करा था कि अगर कोई राज्यसभा का भी मेंबर है तो वो भी पीएम बन सकता है। उसके बाद बात आती है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस जो एक इंसान को चाहिए होती है टू बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशंस, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या हो रही है, इंडिया के पीएम की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा हमने अपॉइंटमेंट में भी देखा था, हम इसमें भी देखते हैं कि दैट पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बी इट लोकसभा और राज्यसभा। मेंबर होना चाहिए वो या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एज लिमिट होती है, तो अगर कोई लोकसभा से खुद को खड़ा कर रहा है पीएम बनने के लिए तो उसके लिए एज लिमिट क्या होती है, 25 साल। ये मैं तीसरा पॉइंट लिख रही हूँ इधर ही, एज का। एंड अगर कोई राज्यसभा से बिलोंग करता है या फिर राज्यसभा का मेंबर है तो उसको 30 साल का होना जरूरी है। चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं, लास्टली हम पॉइंट ये देखते हैं कि दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. Then now we move on to the heading of oath and affirmation. कि अपने ऑफिस में आने से पहले हम देखते हैं ना कि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो शपथ लेते हैं. तो अब हम ये देखते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर भी है वो अपने ऑफिस में आने से पहले ओथ लेते हैं. उनके लिए वो लेना अनिवार्य होता है, शपथ लेनी अनिवार्य होती है. एंड इसी रिगार्ड में जो हमारे ओथ एंड अफर्मेशन है वो हमारे 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ओथ एंड अफर्मेशन में बेसिकली जो पीएम होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ मैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, मैं उन्हें अपहोल्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमेन लॉयल टू देम. उसके बाद वो ये कहते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. देन वो ये कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज करने की पूरी कोशिश करूंगा. आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी वेल. एंड लास्टली उसमें ये होता है कि आई विल मेक ईच एंड एवरी एफर्ट पॉसिबल जिससे मैं सीक्रेसी मेंटेन कर सकूं. जो भी ऑफिशियल मैटर्स है, जो भी सेंसिटिव मैटर्स है, वो किसी के भी सामने वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो ये किसमें मेंशन्ड है? 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है. और इसमें वो बोलते क्या क्या, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट बोल देते हैं. उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटीज ठीक से निभाऊंगा. फिर वो ये कहते हैं कि मैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखूंगा. चौथा वो सीक्रेसी मेंटेन करने की ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं. एंड आज की जो क्लास का लास्ट हेडिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द टर्म. तो देखो जो टर्म होती है वो जनरली उनकी होती है 5 years की. उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं. तो वैसे तो 5 years की होती है, बट ऐसा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज हिज ऑफिस जब तक उन पर प्रेसिडेंट मेहरबान है, फ्रॉम द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट. बट असलियत में क्या देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक उनको लोकसभा में दैट पर्सन हैज कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा. पर अगर जब जो लोकसभा है वो उनके अगेंस्ट ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है, तो फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं अगर वो खुद से रिजाइन ना करे तो ये था सिर्फ एक छोटा सा टर्म का टॉपिक. इसमें मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे कि हमने ये डिस्कस करा था लोकसभा में. तो फ्रेंड्स यही थी आपके आज की क्लास 54 ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. इसमें हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करी. हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल executive authority of the union and head of the government. Then we talked about the appointment of the PM, qualifications that are required to be the PM, and what is the oath and affirmation जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेते हैं और निभाने की कोशिश करते हैं. एंड लास्टली वी डिस्कस कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को ये सब समझ आ रहा हो. अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड साथ ही साथ इफ यू आर फाइंडिंग द वीडियो गुड, कंटेंट रेलिवेंट एंड माय टीचिंग मेथड आल्सो कॉर्डियल टू यू, then please like and share the video and subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.